वेलकम टू दिस चैनल टॉर्च बेयर कॉमर्स क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक और उनको हम देखते हैं जिसमें है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड रिजर्व एंड प्रोविजंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में। तो हम देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है उसके बारे में, यानी कि हमने पढ़ा था कि कुछ रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और त्रुटि होना स्वाभाविक है। ह्यूमन नेचर की त्रुटि हो सकती है, गलतियां हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो है रिकॉर्ड करते समय। तो उन्हीं मिस्टेक्स को क्या बोला गया है, एरर बोला गया है। और अब हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है हम मिस्टेक्स को क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। प्रोसीजर ऑफ रिवाइजिंग मिस्टेक्स मेड इन द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय जो गलतियां हो गई हैं उनको सही करना, उनको रिवाइजिंग करना, वो क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन। और उसके बाद रेक्टिफाई जो एंट्रियां हैं, जो गलतियां सुधार करके हम जो एंट्रियां रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कहाँ पे की जाएंगी, जनरल प्रॉपर में की जाएंगी। उसके बाद हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले ये क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए करें ताकि हमें नेट प्रॉफिट है वो करेक्ट रिप्रेजेंट हो सके। नेट प्रॉफिट जो है अगर गलत रिकॉर्ड रखे गए हैं तो नेट प्रॉफिट भी सही नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या है, उसको करेक्ट करने के लिए और फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें ठीक से पता नहीं चलेगी। बैलेंस शीट में किसी तरह से रिकॉर्ड गलत रखे गए हैं, बैलेंस शीट भी रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर इस तरह से उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एरर को रेक्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टाइप ऑफ एरर के बारे में। तो एरर के टाइप को यहाँ हमने 2 टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें क्लरिकल एरर होती है और नेक्स्ट है प्रिंसिपल एरर। तो क्लरिकल एरर कौन सी है, जो क्लरिकल थ्रू हो जाती हैं, हिंदी में इसको लिपि की त्रुटि बोलते हैं। और उसमें क्या है कि हम जो है बुक कीपर है या अकाउंटेंट है उसके थ्रू ये गलतियां हो जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हिसाब की गलतियां, या इस तरह से क्लरिकल एरर बोला जाता है। और कुछ होती है प्रिंसिपल एरर की प्रिंसिपल ही गलत कर दिया, यानी कि जो अकाउंटिंग के रूल थे उन्हीं को फॉलो नहीं किया गया है, तो वो किस में आ जाएंगी, प्रिंसिपल एरर में आ जाएंगी। और अब क्लरिकल एरर में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओमिशन है, कमीशन है और कंपनसेटिंग है। ओमिशन जिसमें बिल्कुल भूल गए हैं, रिकॉर्ड रखना ही भूल गए हैं, और कमीशन यानी कि हिसाब की कुछ गलतियां कर दी गई हैं, और कंपनसेटिंग यानी कि कुछ ऐसी एंट्रीज रिकॉर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक का इफेक्ट होता है दूसरे के इफेक्ट से क्या हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है, इस तरह से कंपनसेट हो जाता है। तो इस तरह से हमें इसको एरर को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। तो ओमिशन ऑफ एरर क्या है, यहाँ देखें, दिस कैन हैपन व्हेन द अकाउंटेंट फॉरगेट्स। अकाउंटेंट जो है, जो एंट्री करने वाले थे, रिकॉर्ड करने वाले थे, बुक कीपर हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं, वो क्या है, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब भूल 2 तरीके से हो सकती है, एक तो कंप्लीटली रिकॉर्ड करना ही भूल गए, एक पार्टली रिकॉर्ड करना भूल गए। अब देखते हैं सबसे पहले कंप्लीटली, यानी कि आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो सबसे पहले हम देखें इसका इफेक्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। ओके, ट्रायल बैलेंस जब हमने पढ़ा था तभी पढ़ा था कि कुछ ऐसी एरर होती है जिनका इफेक्ट क्या है, ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता है। तो अब पूरी तरह से ही भूल गए तो फिर उसका क्या बैलेंस का टोटल बराबर होगा, नहीं हो पाएगा। उसका बैलेंस का टोटल बैलेंस ही नहीं लिखा तो उसको क्रेडिट और डेबिट क्या पक्ष बराबर करेंगे। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस में इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दिस कैन हैपन व्हेन द अकाउंटेंट फॉरगेट्स। अकाउंटेंट जो है वो पूरे जो रिकॉर्ड था उसको करना ही भूल गया है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि गुड्स जो है खरीदा गया है 56,000 का, एक प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, यानी कि ड्राइंग हो गया। अब ड्राइंग्स हो गया तो उसकी एंट्री नहीं की गई है, वो भूल गए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, भूल गए तो क्या है, फुली ओमिशन की एरर हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एंट्रीज दैट शुड हैव बीन मेड, और जो एंट्री भूल गए हैं उसको क्या है, एंट्री वापस से कर दी जाए। उसके बाद है पार्टली ओमिशन, यानी कि ऐसा नहीं है कंप्लीटली नहीं भूले, एक अकाउंट में मान लीजिए बुक में एंट्री कर दी है और फिर उसको अकाउंट में करना भूल गए, तो फिर इससे क्या है, इफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में ये पकड़ में आ जाती है। उसके बाद है दिस कैन हैपन व्हेन ओनली 1 पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो है ट्रांजेक्शन के एक पार्ट को रिकॉर्ड तो सही किया गया है लेकिन दूसरे पार्ट में उसको सही रिकॉर्ड नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से इसे समझेंगे। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राव एंड रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। सामान खरीदा था मिस्टर राव से और फिर हमने क्या किया,
कि रिकॉर्ड कर लिया परचेज बुक में, बट उसकी एंट्री जो है अकाउंट में नहीं की, मिस्टर राव अकाउंट में, क्योंकि हम बुक का जो बैलेंस है उसे कहाँ लेके जाते हैं, अकाउंट में लेके जाते हैं, वो हम करना भूल गए। अब करना भूल गए तो फिर क्या है, ये पार्टली ओमिशन हो गई। तो ट्रीटमेंट क्या है कि जो एंट्री भूल गए उसको क्या कर दिया जाए। नेक्स्ट हम बात करें एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या मिस्टेक की गई है, प्रिंसिपल ऑफ एरर, यानी कि अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया है। तो यहाँ हम देखें, अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डिंग इन द इनकरेक्ट अकाउंट, इनकरेक्ट अकाउंट में कर दी गई है। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू अकाउंट में करनी थी और कैपिटल अकाउंट में कर दी गई है। जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल एंड रूल है उनको फॉलो नहीं किया है, उस वजह से जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद बात करें द वैल्यू रिकॉर्डेड इनकरेक्ट, वैल्यू जो है वो सही रिकॉर्ड की है बट द एंट्रीज आर मेड इन द रॉन्ग अकाउंट। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है ये थर्ड लाइन और देखते हैं, इन केस ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में ये पकड़ में नहीं आती क्योंकि जो उसके एस्पेक्ट हैं डेबिट और क्रेडिट उनमें सही अमाउंट लिखी गई है और वहां पे सिर्फ हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही चेक कर पाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि ट्रीटमेंट द परचेज एंड एसेट्स, मान लीजिए एक एसेट्स खरीदी है और उसे क्या मान लिया गया है, एक एक्सपेंसेस मान लिया गया है। यानी अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड की गई है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये रिकॉर्ड कर ली गई है और रिकॉर्ड क्या करनी थी, एसेट्स अकाउंट डेबिट करना था। अब क्या हुआ, अब रेक्टिफाई करेंगे तब हम क्या करेंगे, एसेट्स जो है उसको डेबिट कर देंगे और एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये एक्सपेंसेस जो डेबिट हुई थी यहाँ पे ये क्रेडिट हो जाएगी और इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल्स को हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करें कंपनसेटिंग एरर। ये क्या होती है कि एक अकाउंट जो होता है दूसरे अकाउंट से क्या होता है, एक जो एंट्री रिकॉर्ड रखा गया वो दूसरी एंट्री को क्या है ऑफसेट कर देता है, यानी कि कंपनसेट कर दिया, क्षतिपूर्ति कर दी। मान लीजिए उसमें 50 रुपए लिखे गए थे और एक में 500 लिखने थे और एक में 500 लिखे गए, 50 लिखे गए, तो इस तरह से क्या दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल तो बराबर आती है, यानी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो तो बराबर, यानी कि ट्रायल बैलेंस से हम इसे डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कंपनसेट एरर के बारे में, तो क्या है, एरर हैज बीन कंपनसेटेड बाय एन ऑफसेटिंग एंट्री, नो इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और इसको क्या है स्पॉट करना क्या है डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे कि वेजेस अकाउंट था उसमें ज्यादा दिखा दिए गए 10,000 रुपए और रिपेयर अकाउंट में क्या है कम दिखा दिए गए 10,000। अब दोनों ही खर्चे के अकाउंट है, दोनों ही डेबिट होते हैं और डेबिट होते हैं तो दोनों में क्या इफेक्ट, एक में 10,000 कम दिखा दिए गए, एक में 10,000 बढ़ा के दिखा दिए गए, तो वो क्या है बैलेंस तो टोटल बराबर आ जाएगा, लेकिन एरर जो हुई है कंपनसेटिंग एरर हुई है। नेक्स्ट हम बात करें सेल्स बुक इज अंडरकास्ट, जो सेल्स बुक है उसे क्या है अंडरकास्ट दिखाया गया है 5,000 रुपए से और सेल्स रिटर्न अकाउंट है उसको अंडरकास्ट कर दिया गया है 5,000 से। अब क्या हुआ, सेल्स अकाउंट जो है सेल्स बुक का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे ये जो रुपीस दिखाए गए थे ये क्या है एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो ये एरर जो होती है कंपनसेटिंग एरर कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें कमीशन एरर। अब यहाँ पे क्या है कुछ हिसाबी त्रुटि हो गई है, भूल गए हैं हम, तो इस तरह से ये नेक्स्ट पेज आ गया है, यहाँ पे देखते हैं। हाँ, तो हम देखें कि जो बुक कीपर है और अकाउंटेंट है उसने रिकॉर्ड ए डेबिट और क्रेडिट टू द करेक्ट अकाउंट, करेक्ट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट किए गए हैं बट द रॉन्ग सब्सिडरी बुक और अकाउंट और लेजर, रॉन्ग अमाउंट सही है लेकिन क्या हुआ कि रॉन्ग सब्सिडरी बुक या किसी रॉन्ग अकाउंट में लेजर में दिखा दिए गए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 3500 रुपए हैं वो रिसीव हुए हैं किससे, दिनेश से, लेकिन अमाउंट कहाँ दिखाई गई है, रमेश से, ऐसा लिख दिया गया रमेश से मिले तो रमेश के अकाउंट में लिख दिया गया है। नाम सिमिलर थे, कंफ्यूज हो गए बुक कीपर, तो फिर उन्होंने इस तरह से किया। तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डीआर टू रमेश अकाउंट, ये एंट्री रिकॉर्ड करनी थी, ये रिकॉर्ड की गई और रिकॉर्ड क्या करनी थी, दिनेश का अकाउंट जो है क्रेडिट करना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो फिर क्या हुआ, रेक्टिफाई एंट्री करेंगे तो रमेश के अकाउंट को वापस से डेबिट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट हो गया, तो डेबिट करने से क्या है इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाएगा और दिनेश का अकाउंट हमें करना था क्रेडिट, जो कि हम अब कर रहे हैं। तो ये क्या है रेक्टिफाई जो सॉल्यूशन है ये इस तरह से हो गया है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा एरर के कौन कौन से टाइप और किस तरह से उनका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है और किस तरह उनका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में।
ये आपके टॉपिक मेंशन दिया हुआ है अलग से प्रोविजंस एंड रिजर्व के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस को। तो प्रोविजन में सबसे पहले देखें कि प्रोविजन है क्या। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, यानी कि प्रोविजन क्या है कि फ्यूचर में ऐसे लॉस होने वाले कोई एक्सपेंसेस उसका हमने अनुमान लगाया और अनुमान के आधार पे क्या है हम अभी से उसके लिए क्या है प्रावधान बना ले ऐसा एक फंड का अमाउंट का। तो फिर हम देखते हैं तो इसे मेजर किस पे किया जाता है, मेजर इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ओके, एंड प्रोविजन आर रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंसेस। प्रोविजन जो है एक एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ प्रोविजन के बारे में कि प्रोविजन के 2 टाइप में हम डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं ऑपरेशनल प्रोविजन और कुछ होते हैं फिनेंस प्रोविजन। अब ऑपरेशनल कौन से होते हैं, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल प्रोविजन बोलते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल दिया है कि एक मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरर है वो क्या काम करता है कि वारंटी देता है मोबाइल फोन्स की। मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और वारंटी किसकी देता है, मोबाइल फोन्स की। अब उसमें क्या ये इसकी बिजनेस एक्टिविटी है क्योंकि वो मोबाइल का क्या है गुड्स एंड उस प्रोडक्ट का क्या सेल करता है। तो अब मोबाइल बनाता है, उसकी जो वारंटी है वो देने के लिए उसको क्या है उसका पहले से प्रोविजन बना ले कि हो सकता है कि 100 में से एक फ़ोन खराब हो जाए और उसे चेंज करना पड़े, तो वो फ्यूचर में होने वाली ऐसी लॉस होगी तो उसका क्या है अभी से क्या है उसका प्रोविजन बना ले। और ये रिलेटेड किससे, बिजनेस की ऑपरेशन एक्टिविटीज से। ओके, उसके बाद है फिनेंस प्रोविजन, जो फिनेंस से रिलेटेड होंगे वो प्रोविजंस यहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी कि मे हैव डेब्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक, जो मतलब फिनेंस से रिलेटेड जो भी खर्चे एस्टिमेशन से लगाया हमने, जो भी खर्चे और लॉसेज हैं उनके लिए हम अभी से प्रोविजन बना रहे हैं, फिनेंस से रिलेटेड है तो वो क्या होंगे फिनेंस प्रोविजन कहलाएंगे। जैसे टैक्स प्रोविजन, टैक्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया, और प्रोविजन फॉर पेंशन, फ्यूचर में एम्प्लॉय को जो है पेंशन देनी है और उनके लिए हम क्या है अभी से क्या है प्रोविजन बना लेते हैं। तो ये आपने 2 टाइप समझ लिए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करें रिजर्व के बारे में। तो रिजर्व क्या है, रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा है कि प्रॉफिट में से मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हम क्या है प्रॉफिट और गेन में से उसको रिजर्व बनाया जाता है, संचय किया जाता है, और उसको क्या है फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करने के लिए या फिर कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, इस तरह से जोड़ा जाता है। आप भी देखिए अपने रोजमर्रा की लाइफ में क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं कि हमें घर खरीदना है या फिर हमें फ्यूचर में क्या है गाड़ी खरीदनी है या फिर फ्यूचर में हमें एक अच्छा फोन खरीदना है, उसके लिए आप अभी से क्या है अपना जो सैलरी है मंथली उसमें से क्या अभी से बचाना शुरू कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, रिजर्व बोलेंगे। और प्रोविजन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में मान लीजिए हम कोई LIC प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है ऐसा लॉस हो जाए, हमारी वजह से पूरी फैमिली इफेक्ट होगी, उस वजह से क्या है पहले से प्रोविजन बना लिया, ऐसा प्रावधान हमने कर लिया है। तो LIC एक प्रोविजन का एग्जाम्पल हो सकता है। और रिजर्व जब हम प्रॉफिट में से कुछ बचा रहे हैं, कुछ घर खरीदने के लिए, बिल्डिंग कुछ कार खरीदने के लिए, फ़ोन खरीदने के लिए या अपने और एक्सपेंसेस के लिए, तो वो क्या है रिजर्व, वो हम प्रॉफिट में से बचा रहे हैं और उसको हम मैंडेटरी मान रहे हैं कि उसको तो करना ही पड़ेगा लाइफ सेविंग के लिए, ठीक है। तो फिर वो उसमें एग्जाम्पल हम इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ प्रॉफिट और गेन दैट हैज़ बीन एलोटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज। अब पर्पज कौन कौन से हो सकते हैं, कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन, एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदनी हो आपको, कंपनी एक्सपेंशन, कंपनी का विस्तार कर रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स देने हो, और लीगल रिक्वायरमेंट भी कि कुछ ऐसे पर्पज होते हैं जिनके लिए क्या है रिजर्व बनाना मैंडेटरी है, उनके लिए लीगल रिक्वायरमेंट, और इन्वेस्टमेंट एंड अदर प्लान्स के लिए क्या है रिजर्व संचय करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ रिजर्व के बारे में हम पढ़ेंगे, इस पे अगली स्लाइड पे और अच्छे से दिया हुआ है, आप ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए टाइप ऑफ रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें 2 टाइप में बांटा गया है, एक होते हैं कैपिटल रिजर्व और कुछ होते हैं रेवेन्यू रिजर्व। जो रेवेन्यू रिजर्व यानी कि प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट में से हमने कुछ राशि को बचाया अमाउंट को और उसका जो क्या है रिजर्व किया है, तो वो क्या है रेवेन्यू रिजर्व है। और कैपिटल रिजर्व यानी कोई कैपिटल प्रॉफिट था उसका रिजर्व क्या कहलाता है, कैपिटल रिजर्व कहलाता है। अब ये जो रेवेन्यू रिजर्व है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखा गया है कि कुछ जनरल रिजर्व होते हैं जो जनरल पर्पज के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए होते हैं जिन्हें स्पेसिफिक रिजर्व कहा जाता है, और कुछ होते हैं सीक्रेट रिजर्व जो कि क्या है जैसे कुछ खर्चे बहुत ज़्यादा दिखा के और उनकी राशि को क्या है बचा लिया जाता है, इस तरह से सीक्रेट रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे हमने रिजर्व के टाइप को पढ़ा होगा, अब यहाँ हम डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम पढ़ें
कि रेवेन्यू रिजर्व, तो रेवेन्यू रिजर्व हमने किससे बनाया है, रिटेंशन ऑफ शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की जो राशि थी ईयर बाय ईयर हो रही थी उसमें से कुछ संचय करके हमने बना लिया है। अब इसमें कौन कौन से रिजर्व आ सकते हैं, डिविडेंड रिजर्व आ सकता है, डिविडेंड को पे करने के लिए जो हमने रिजर्व बनाया है, ओके। एंड कैपिटल रिजर्व में हम क्या बात करें, ये जो रिजर्व बना है ये आउट ऑफ प्रॉफिट से बना है, यानी प्रॉफिट से नहीं बना है, ये कोई कैपिटल जो हमारी इनकम हुई है उससे बना है। अब वो कौन कौन सी हो सकती है कैपिटल नेचर की, तो सबसे पहले हम बात करें प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, जो शेयर और डिबेंचर थे वो हमने इश्यू किए प्रीमियम पे, तो जो प्रीमियम की राशि है वो किस नेचर की हो जाएगी, कैपिटल नेचर की। उसके बाद है प्रीमियम ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो कुछ जब्त कर लिए गए शेयर थे उनको वापस री इशू किया है, उस पर प्रीमियम लिया है, तो वो क्या है, हमारी कैपिटल नेचर की क्या हो गए हैं, प्रॉफिट हो गए हैं, तो उनका रिजर्व। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इनसे मिलके बना होता है कैपिटल रिजर्व। उसके बाद है स्पेसिफिक रिजर्व, जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अब डिबेंचर हैं उनका भुगतान करने के लिए, शोधन करने के लिए, तो ये क्या है, रिजर्व बनाए जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक पर्पस से बनाए गए हैं। जैसे डिविडेंड इक्विलाइजेशन, क्या होता है कि संस्था, ऐसा जरूरी नहीं है कोई ऑर्गेनाइजेशन की हर हमेशा एक जैसा प्रॉफिट कमाए, तो क्या है उसके इन्वेस्टर को बनाए रखने के लिए वो एक फिक्स्ड डिविडेंड का परसेंटेज डिसाइड कर लेती है कि जैसे हम 5% जो है एवरी ईयर जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब किसी साल नहीं दे पाए तो नहीं दे पाए, इसीलिए ये फंड रिजर्व बनाया जाता है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ओके। उसके बाद है जनरल रिजर्व, जो कि जनरल पर्पस के लिए होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कंटीजेंसी रिजर्व। तो आई होप ये रिजर्व और जो प्रोविजन है इनका आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करें इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप जब इनके डिफरेंसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे क्या है, प्रोविजन हम जब बना रहे हैं जब हमें फ्यूचर में जो हानि होने वाली है उनके बारे में पता है, और पता किस तरह से लगाए गए, एस्टिमेशन बेस पे। और यहाँ पे हमें नहीं पता फ्यूचर के बारे में, लेकिन हमने पहले से क्या है, संचय बना लिया है इस तरह से। क्रिएटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो है प्रॉफिट हो या लॉस आपको बनाना ही पड़ेगी प्रोविजन, ओके। लेकिन ये जो है आप क्या है, आपको प्रॉफिट होता है तभी आप रिजर्व बना सकते हैं, ओके। और ये प्रोविजन जो होते हैं मैंडेटरी होते हैं, ओके। मैंडेटरी है, बनाने जरूरी है, अनिवार्यता है, और ये नॉट मैंडेटरी है, बनाना कोई अनिवार्य नहीं, प्रॉफिट ही नहीं है तो आप कहाँ से बनाएंगे, इस तरह से ये रिजर्व के बारे में। हाँ, सम केस में ऐसा आप सोच रहे होंगे कि कुछ केस में तो बनाना होता है, जैसे रिडम्पशन रिजर्व है, प्रेफरेंस रिडम्पशन रिजर्व है, डिबेंचर है, तो फिर उनके केस में बनाना, सम केस में ऐसा होता है बट नॉट मैंडेटरी, ओके। उसके बाद है शोन इन इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाता है एज ए एक्सपेंसेस के रूप में, और इसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहाँ, शेयर कैपिटल हेड में दिखाया जाता है इसको, ठीक है। इक्विटी एंड शेयर साइड होता है, उसका हेड होता है, उसमें एक सब हेड आता है शेयर कैपिटल, और उसमें ये इसका सेकंड आता है, फर्स्ट आता है शेयर कैपिटल, उसके नीचे आता है रिजर्व एंड सरप्लस, वहां पे इसे शो किया जाता है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, अब ये प्रोविजन है किसी एस्टिमेशन बेस्ड बनाए गए हैं किसी फ्यूचर लॉस और एक्सपेंसेस के लिए, तो इनको हम यूज नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, पेइंग डिविडेंड का भुगतान करने में, ये इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड का भुगतान करने में हम प्रोविजन की राशि को काम में नहीं ले सकते, लेकिन हमने ऐसा प्रोविजन बना दिया है तो वो बात अलग है। और उसके बाद इसमें कहा है कि ये तो बनाए गए किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए हैं, पेइंग डिविडेंड को पे करने के लिए बनाए गए हैं, ओके। तो ये रिजर्व है। यहाँ पे क्या है, डाउटफुल कुछ डेट्स होते हैं उनके लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, फर्म की क्या है, स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ये जो रिजर्व बनाए गए हैं। आई होप आपको प्रोविजन और रिजर्व में फर्क समझ आया होगा। एंड आज का डिस्कशन हम यहीं पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच।